नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली साउथ एशिया के देशों की एक मीटिंग हुई जिसमें कि दो तीन बहुत ही हमें शॉकिंग और सरप्राइजिंग बातें देखने को मिली। सबसे पहले तो इस मीटिंग को आयोजित करवाया गया चाइना के द्वारा, जो कि टेक्निकली साउथ एशिया का हिस्सा है ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, इस मीटिंग में नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है, जो कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रो चाइना गवर्नमेंट है, जो केपी शर्मा ओली की नई सरकार है, उन्होंने अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को इस मीटिंग में भेजा और वहां पर उस मीटिंग का जो की नोट एड्रेस है वो भी नेपाल की नई फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा ही दिया जाने वाला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग यहाँ पे बात देखने को मिली है वो ये है कि इंडिया, जो कि साउथ एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है एंड साउथ एशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग माना जाता है, उसको इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो मीटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं 23 जुलाई को शुरू हुई थी और 28 जुलाई तक ये मीटिंग चलने वाली है। और ये मीटिंग आयोजित करवाई गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें नेपाल गवर्नमेंट की जो नई फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस सेवा लम्साल, वो यहाँ पर जाकर के एक की नोट एड्रेस को बेसिकली डिलीवर करने वाली हैं। नाउ ये तो अपने आप में भारत के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग घटना बन जाती है, लेकिन रिसेंटली नेपाल के जो नए पीएम, जो कि आपको मालूम होगा नेपाल में रिसेंटली सत्ता का पलटफेर हुआ है, तो नेपाल के जो नए पीएम हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने एक बार फिर से बॉर्डर के मुद्दे को उठाया है और उन्होंने एक बार फिर से यही कहा है कि जो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा की जो ये वाली टेरिटरीज़ हैं, ये टेरिटरीज़ भारत की नहीं बल्कि ये नेपाली टेरिटरीज़ हैं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोनों सरकारों की तरफ से ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि दे आर समवॉट प्लानिंग समथिंग कॉल्ड एज अ हिमालयन क्वाड, सो दैट ये जो है आपस में मिलकर के एक एंटी इंडिया, एक तरीके से एक ट्रीटी कह लीजिए या फिर एक ग्रुपिंग कह लीजिए, उस तरह की चीज़ को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है यहाँ पे चाइना और नेपाल की इंटेंशंस, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे एंड इंडिया की यहाँ पे रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ कोर्सेज, एसे राइटिंग क्लासेस, सीसैट क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज़ जैसी सभी सेवाएँ अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाली जो साउथ एशिया के देशों की मीटिंग है, ये बेसिकली चाइना के द्वारा पहली बार इस इवेंट को स्टार्ट किया गया था आज से 6 साल पहले 2018 में। उस टाइम पर भी ये वाली जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने तब भी इंडिया को इस मीटिंग में न्योता नहीं दिया था। इस मीटिंग का जो वेन्यू था वो भी आपको चाइना में ही देखने को मिला था। एंड इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें चाइना ने खुद को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल, ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड श्रीलंका को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन नोटेबली इन्होंने इंडिया एंड भूटान को इसका सदस्य नहीं बनाना चाहा। एंड उसी पर्टिकुलर जो फोरम की 5वीं मीटिंग है जो हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही है, जो कि 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक हमें चाइना में होती हुई देखने को मिल रही है। नाउ चाइना का इस पूरे के पूरे फोरम को बनाने के पीछे जो मेन एजेंडा या मेन ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, वो मेनली यही था कि चाइना अपना जो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है, जिसको हम लोग OBOR, जिसको हम लोग आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, उसी को बेसिकली प्रोग्रेस करना चाहता था। एंड चाइना इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से अपने नए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स स्थापित करना चाहता था, जो कि इंडियन टेरिटरी को सीधे सीधे तरीके से बाईपास कर सकें। और इसके चलते चाइना का जो मेन टारगेट था वो मेनली यही था कि साउथ एशिया के क्षेत्र में, जहां पर इंडिया की काफ़ी अच्छी खासी पावर है, रीजनली इंडिया काफ़ी अच्छी खासी पावर होल्ड करता है,
उसी पर्टिकुलर एरिया में चाइना इंडिया को निशाने पे लेना चाहता था। स्ट्रेटेजी की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी चाइना की स्ट्रैटेजी इंडिया से काफ़ी अलग थी। अगर हम लोग हमारे नेबरहुड की बात करते हैं तो इंडिया नेबरहुड में आम तौर पे ग्रांट देता है जो कि ऑब्वियसली वैल्यू में छोटे होते हैं, लेकिन चाइना जो है वो आम तौर पे बड़े बड़े लोन देता है। इवन दो सभी को मालूम है, इवन दो क्रिटिक्स ये कई बार कह चुके हैं कि चाइना से लोन्स नहीं लेने चाहिए, उससे कंट्रीज़ को दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी जो डेट की डिपेंडेंसी है वो बढ़ सकती है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि यहाँ पे इंडिया के द्वारा दिए जाने वाले ग्रांट्स आम तौर पे कम होते हैं और चाइना क्योंकि वो लोन देता है तो बड़े बड़े लोन दे पाता है, तो आम तौर पे जो कंट्रीज़ होती हैं वो चाइना की तरफ ही उनका झुकाव बन जाता है। ये सारी की सारी रणनीति यहाँ पे चाइना के द्वारा बेसिकली बनाई गई थी। चाइना ये कर रहा है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा शॉकिंग या सरप्राइजिंग हमारे लिए नहीं है, लेकिन नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस तरीके से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में दिखाना ये भारत के लिए काफ़ी शॉकिंग बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज सबसे पहली बात तो नेपाल साउथ एशिया का मेंबर है, नंबर 2 नेपाल इंडिया का इमीडिएट नेबर है, एंड नंबर 3 नेपाल की जो सरकार है वो रिसेंटली बदली है। और अगर आप ध्यान से देखें नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो शुरू से ही एक मौका परस्त गवर्नमेंट रही है। जब वहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जो कि प्रो चाइना हैं तो वो सडनली चाइना की तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है। जब वहाँ पे ऐसे पीएम आते हैं जो प्रो इंडिया हैं तो सडनली उनका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ यहाँ पर बढ़ जाता है। और आज की डेट में नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो इस कदर मौका परस्त हो चुकी है कि वो चाहती है कि हमें केवल और केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, फिर भले वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाइना दे दे या भले वो भारत दे दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी जो कंट्री है, उसका जो आर्थिक विकास है वो यहाँ पे होना ज़रूरी है। और इसी के चलते नेपाल के जो नए पीएम हैं उन्होंने एक बार फिर से वही पुराना बॉर्डर का मुद्दा, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियादुरा का मुद्दा, उसको एक बार फिर से उठाया। और ये वाले मुद्दे को इन्होंने किसी छोटे मोटे मंच पे नहीं बल्कि अपनी ही पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को इनके द्वारा रेस किया गया है। इनके द्वारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा दैट द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड ऑल द नेपालीज इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं। जो दूसरा संशोधन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल में किया था, अकॉर्डिंग टू दैट हमने नया नेपाल का पॉलिटिकल मैप इनकॉर्पोरेट कर लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये वाली जो टेरिटरीज़ हैं ये अब नेपाल की ही बननी चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे सुगौली ट्रीटी का भी उदाहरण दिया कहते हुए कि एज पर दिस ट्रीटी जो भी टेरिटरीज़ वेस्ट ऑफ दी काली रिवर रहती हैं वो सारी की सारी टेरिटरीज़ नेपाल की होनी चाहिए, और इसीलिए इन टेरिटरीज़ के ऊपर इंडिया का कोई भी हक हमें देखने को नहीं मिलता है। ये दोस्तों लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेख की यहाँ पर टेरिटरीज़ हैं जिनकी बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा काफ़ी अलग है, हम यहाँ पे गहराई में नहीं जाएंगे। इंडिया इस चीज़ को लेके पहले भी कई स्टेटमेंट्स दे चुका है, लेकिन नेपाल की नई सरकार ने आते ही ये स्टेटमेंट दिया। ये एक तरीके से इस चीज़ का आप मान लीजिए प्रूफ है कि नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं होने वाली है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इवन जब पिछले वाले प्रधानमंत्री थे, जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड थे, तो उस टाइम पर भी हम दिक्कतें देख रहे थे। पिछले साल आप देखिए अगस्त 2023 में क्या हुआ था, नेपाल ने सडनली एक एरिया है पानी टंकी जो कि सिक्किम वेस्ट बंगाल के पास में पड़ता है, वहाँ से कई सारे व्यापारी जो कि नेपाल की मार्केट के ऊपर निर्भर करते थे उनके ऊपर नए नए तरह के कर लगाने शुरू कर दिए थे। पिछले ही साल अगस्त महीने की बात है, नेपाल के कई सारे बिजनेसमैन ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। तो ये हमें साइंस पहले भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जब वहाँ पर एक प्रो चाइना गवर्नमेंट आ चुकी है तो यहाँ पर इंटेंशंस इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट मालदीव्स कि वहाँ पर जब से प्रो चाइना पार्टी आई है वहाँ पर तो हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 महीने से जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कम्प्लीटली एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इसी के चलते एक्सपर्ट्स यहाँ पे मानते हैं कि नेपाल और चाइना मेनली जो है वो यहाँ पर एक नया हिमालयन क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन चाइना की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है वो तो यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए के द्वारा बनाया हुआ क्वाड है
उसको काउंटर करना चाहता है, लेकिन नेपाल को भी चाइना अपने साथ लेकर आ रहा है सो दैट वो एक नॉर्दर्न हिमालयन क्वाड को बना सकें, जिसके माध्यम से वो आने वाले टाइम में इंडिया को यहाँ पे टारगेट कर सकें। ये पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, इंटेंशंस कह लीजिए, जो कि हमें यहाँ पे नेपाल चाइना की देखने को मिल रही हैं। नाउ इस पूरी की पूरी चीज़ के चलते इंडिया की यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का आज भी वही कहना है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन को याद कीजिए, उसमें यही कहा गया था कि नेबरहुड पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग अपने सभी नेबरहुड्स के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको ठीक बना के रखते हैं, उनके समृद्धि में हम लोग भी योगदान करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें कभी देखने को मिलेंगी ही नहीं। और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया को एक प्रॉपर बॉर्डर कमीशन भी आयोजित करना चाहिए, जिसके माध्यम से जितनी भी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, स्पेशली इन देशों के साथ, वो वाली जो यहाँ पे टेरिटरीज़ हैं उनको लेकर डेफिनेटली हमें रेजोल्यूशन देने की एक बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड